रिव्यूज़ तो हम लोग कर रहे थे, जो अपनी हिस्ट्री थी उसको कंप्लीट कर रहे थे। और जो हमारा चैप्टर था वो था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का मतलब क्या था कि जो मुगलिया सल्तनत थी उसका डिक्लाइन किस कारणों की वजह से हुआ था, तो उसके हम लोग रीजंस पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 1.1, औरंगजेब रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि औरंगजेब का क्या क्या हाथ था जिसकी वजह से जो उनका राजकाज था मुगल से वो छीन गया था। तो यानी कि कुछ कारण औरंगजेब के भी थे जिसकी वजह से उनका जो राजकाज था वो छिन गया था। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ऑल थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ऑप्टिमम पॉइंट अंडर द औरंगजेब, येट इट इज ओनली रिसेंबल एन इन्फ्लेटेड बलून। यानी कि हमसे कहा जा रहा है कि जो भले ही जो औरंगजेब था उसके समय पर जो मुगल का एम्पायर था वो बहुत बड़ा हो गया था, इवन कि बहुत ज़्यादा विशालकाय हो गया था। अगर हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा जो इनका एम्पायर था वो कश्मीर से लेकर जिंजी तक और हिंदू कुश से लेकर चिटगोंग तक इतना बड़ा एम्पायर ने अपना एक्सपेंड कर लिया था। फिर भी कहा जाए तो ये फूला हुआ गुब्बारा जैसा था जिसको केवल और केवल एक क्या बोलते हैं, सुई चढ़ाने की देर थी और ये पूरा फट गया। यानी कि कुछ सालों के अंतराल में ही ये पूरा पूरा गुब्बारा फूट जाएगा। तो ये फूला हुआ गुब्बारा बन गया था। तो द मुगल एम्पायर हैड एक्सपेंड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ द इफेक्टिव कंट्रोल एंड इट्स वास्टनेट ओनली टेंडेड टू वीकन द सेंटर। यानी कि इनका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया, इतना विशालकाय हो गया कि उसने कुछ नहीं किया। भले ही इसको कंट्रोल करना, इतना बड़ा कोई भी साम्राज्य हो तो इसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसने कुछ नहीं किया, इसने जो सेंटर था यानी कि हमारा केंद्र था उसको कमज़ोर कर दिया। अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, सॉरी, अगर आप लोगों ने क्लास 12th की हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोगों ने रोम के राजाओं के बारे में सुना होगा। तो कैसे रोम के राजाओं जो मेन राजा थे उन्होंने उनका जो एम्पायर था इतना बड़ा कर लिया कि उनको सँभाल पाना ही मुश्किल पड़ गया। तो उनकी जैसी वंशज है तो उन्होंने सब राजपाट करना इतना छोड़ दिया। उन्होंने कहा हमारे बस में नहीं है इतना सारा राजपाट हम लोग कर पाएँ। तो ऐसे ही इनका भी एंड इतना इतना ज़्यादा इतना पावरफुल एज़्यूम कर ली कि इसकी वजह से क्या हुआ कि जिनका सेंटर था वही वीक पड़ गया। हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस बिक्टोरिज़्म प्रूव्ड counter productive and provoked a general discontent in discontent in the country, and the empire was faced with rebellions of Sikhs, the Jats, the Bundelas, the राजपूत एंड above all। तो हमसे कहा ये जा रहा है कि इनकी रिलीजियस बायोटिज्म की पॉलिसी एक साबित हुई क्या, एक काउंटर प्रोडक्टिव, यानी कि कोई काम की नहीं थी इनकी इनकी पॉलिसीज जो रिलीजियस पॉलिसीज थी। क्या हुआ, एक तरीके से बात किया है तो रेबिलियन इन्हें देखना पड़ा किसके पूरे कंट्री या फिर हम लोग बात करें पूरे एम्पायर में किसका रेबिलियन देखने को मिला, सिक्स का। यानी कि सिक्स इनका विरोध कर रहे थे, जाट्स विरोध कर रहे थे, बुंदेला विरोध कर रहे थे, राजपूत विरोध कर रहे थे और मराठास भी क्या कर रहे थे, इनका विरोध कर रहे थे। तो अब आपको पता हो दक्कन के साथ क्या क्या इनके मुठभेड़ थे। अब आप लोगों ने कहानी सुनी होगी शिवाजी महाराज की, कैसे औरंगजेब के साथ उनके संबंध कुछ खास नहीं थे और कैसे शिवाजी महाराज के साथ उनका पाला पड़ा था। तो आप लोगों को तो हिस्ट्री अच्छे से पता है कि मुझे पता है कि आप लोगों ने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी। तो आपको उनके रिलेशन के बारे में पता ही होगा कि कितने 36 का आंकड़ा रह जाता शिवाजी महाराज और औरंगजेब का। औरंगजेब वास ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, कट्टरपंथी होता है। यानी कि अपनी विचारधारा को सुप्रीम मानने वाला और दूसरे की विचारधारा को सुप्रीम ना मानने वाला। तो जो औरंगजेब थे वो कैसे थे, हमारे ऑर्थोडॉक्स थे in his outlook, and he tried to remain within the framework of इस्लाम लॉ। तो बेसिकली ये कुछ नहीं चाहते थे, ये केवल इतना चाहते थे कि इस्लाम लॉ के थ्रू ये क्या करें, गवर्न करें। बट ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल था बाहरी कंट्रीज के लिए, विच वाज डेवलप्ड आउटसाइड, यानी कि वो इंडिया के बाहर बना हुआ लॉ था। तो इंडिया के अंदर हम लोग पहले भी बात करें या फिर हजारों सदियों से बात करें, इवन कि अभी भी बात करें, तो हमारे कंट्रीज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग एक धर्म में अगर हम लोग कंट्री को बांधना चाहें तो नामुमकिन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारी इंडिया की यूनिकनेस यही है कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि आप कोई धर्म में बांध ही नहीं पाएंगे, कानून के थ्रू आप बांध ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही हो, पर उस समय पर जो औरंगजेब थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस्लाम लॉ के अंदर इसको इस्लाम लॉ से इसे गवर्न करने की कोशिश की। तो ऑब्वियस सी बात है वो फेल होना था, क्योंकि जो बाहर बनाया इंडिया के अंदर तो वे इंडिया की वास्टनेट को संभाल ही नहीं पाया।
suggestion that could be hardly is applied rigidly to India, तो अप्लाई नहीं हो पाया उनका इस्लामिक लॉ इंडिया के अंदर. द फेलियर ऑफ औरंगजेब टू रिस्पेक्ट द सस्पेक्टिबिलिटी of his non-Muslim subject on occasions, his adherence to the time-worn policy toward temples and re-imposition of jizya. तो इन्होंने हमें पता था कि भैया इनकी पॉलिसीज जो मंदिरों को लेकर वो कभी सही हुई ही नहीं. तो इनका रवैया केवल एक ही था कि तुड़ाओ तुड़ाओ तुड़ाओ. और इन्होंने जो जिजिया टैक्स था वो भी क्या कर दिया, वो भी अप्लाई कर दिया, जो कि किसके ऊपर लगता था, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था. यानी कि जो मुस्लिम्स होते हैं उन्हें नहीं देना था, जो नॉन मुस्लिम्स थे उन्हें देना होता था. तो मुस्लिम का ये दिल जीतना चाहते थे और बाकी लोगों को भैया के नाराज कर दिया इन्होंने. तो भैया जो आपने नाराज कर दिया तो लोग आपकी बात सुनेंगे क्यों? तो क्या वो आपकी प्रजा नहीं थे? तो इस वजह से उनके जो इनके हिंदू सपोर्टर्स भी थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अकबर के समय पर जो हिंदू सपोर्टर्स कितना सपोर्ट करते थे उन्हें, क्योंकि उनकी रानी के साथ उनकी शादी कर ली थी उन्होंने. तो फिर ये सब देखने को मिलता है. पर ये तो अपनी विचारधारा को ही अच्छा मानते थे और बाकी किसी को मानते ही नहीं थे. एज लेड डाउन बाय द इस्लामिक लॉ डिड नॉट हेल्प हिम टू रैली द मुस्लिम टू हिज साइड. यानी कि चाहे इन्होंने जितनी भी इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग अपने आप को कर लिया, पर ये वो जो मुस्लिम्स थे उन्हें अपने साइड नहीं कर पाए और जनरेट अ ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड द स्टेट बेस्ड ऑन इस्लामिक. On the other hand, it is alienated the Hindus and the strengthened the hand of those sections. यानी कि अब भैया इन्होंने इस्लाम लॉ के थ्रू मुस्लिम्स को अपने अंडर थ्रो करना चाहते थे, पर इसके बजाय उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने हिंदुओं का सपोर्ट छोड़ दिया अपना. तो हिंदुओं का सपोर्ट जैसे ही छोड़ा तो अब सत्ता उनके पास आ गई दोस्त विच अपोज टू द मुगल एम्पायर. यानी कि जो लोग मुगल एम्पायर का अपोज करते थे उनके हाथ में जो इन्होंने हिंदुओं को हटाया था, अब उनके कंट्रोल अंडर में चले गए वो लोग. तो इस वजह से इनका जो कार्यकाल था वो डगमगाने लगा भैया कि आप जब आप किसी गरीब का सपोर्ट नहीं करेंगे तो गरीब ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा. मतलब कोई भी हो को आप जब आप सपोर्ट नहीं करेंगे वो दूसरे के पास जाएगा और दूसरा आपका विरोधी हो तो फिर तो आपकी लंका लगनी तय है. तो वैसे ही इनके साथ भी हुआ. औरंगजेब मिस्टेकली पॉलिसी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ वॉर इन दक्कन. तो और औरंगजेब ने क्या किया था, इनकी एक पॉलिसी थी कि ये दक्कन के साथ हमेशा क्या करते रहे, लड़ते रहे. वास अगेन अ फैटल ब्लो टू मुगल empire. It was continued for 27 years and drained the resources of empire come completely. So, the Aurangzeb various such step marked the start of मुगल एम्पायर्स डिक्लाइन. यानी कि 27 वर्षों तक आप एक साम्राज्य को जीतने के लिए लगे रहे, दक्कन एम्पायर्स को जीतने के लिए लगे रहे, और मिला कि आपको आपके रिसोर्सेज सारे खत्म हो गए और आपकी वजह से ही जो मुगल एम्पायर था वो क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा. तो ये कुछ रीजंस थे हमने जो मतलब औरंगजेब की वजह से जो मुगल एम्पायर था उसके डिक्लाइन इन्हीं के टाइम पीरियड से स्टार्ट हो गया. इवन कि ये काफ़ी अच्छे रूलर माने जाते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाए. एडमिनिस्ट्रेटिव पे तो नहीं तो पर कॉन्करनेस के हिसाब से भी देखा जाए तो यानी कि काफ़ी बड़ा इलाका इन्होंने विजय किया. और एक तरीके से कहा जाए तो काफ़ी हर जगह से टक्कर देते थे हर किसी को. ऐसा भी नहीं कह सकते कि कमज़ोर थे, कमज़ोर दिल के थे, बस कट्टरपंथी ज़्यादा थे, यानी कि अपने धर्म को ज़्यादा मानने वाले. तो यही कुछ कारण बने इसकी वजह से इनकी. और हमने देखा और क्या-क्या देखा, हमने देखा कि इनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी वो भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी और इनका जो रवैया था हिंदुओं को लेकर या फिर दूसरे धर्मों को लेकर वो कुछ इतना अच्छा ख़ास था नहीं. इवन कि बस इतना चाहते थे कि इस्लामिक लॉ के थ्रू ही चले, पर ऐसा हो पाना हर किसी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं होता है. तो इस वजह से इन्हीं की वजह से ये जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन कर गया. तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो. अगर आया है तो फिर धन्यवाद. लाइक कर देना. इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा.